A very warm good morning to all the students. बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस. ये चैप्टर हमारे सिलेबस का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है एंड ये फोर्थ चैप्टर है बॉटनी सेक्शन का मिनरल न्यूट्रिशन. सो इसमें हम टॉपिक्स वाइज बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, किस न्यूट्रिएंट का कितना रोल है, ज़्यादा रोल है, कम रोल है, माइक्रो और मैक्रो, और किस तरह से प्लांट्स इसे रिस्पॉन्स करते हैं, एंड देन व्हाट अबाउट देयर कंजप्शन एंड अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड मच मोर, जो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, क्लास के अकॉर्डिंग भी और नॉलेज के अकॉर्डिंग भी. सो लेंथी भी है, मार्क्स ठीक मार्क्स का भी है ये, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. सो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं. सबसे पहले जो सिलेबस में मेंशन्ड है अबाउट हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, सो हाइड्रोपोनिक्स समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है. हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली क्या है, एक ऐसा सॉइललेस कल्चर है जिससे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. आमतौर पे हम देखते हैं कि हम जब भी कोई पौधा उगाते हैं, ठीक है, हम ज़मीन पे ही उगाते हैं और मिट्टी में उसे बीज लेके आते हैं बाज़ार से कहीं से भी, उस बीज को हम बोते हैं, ठीक है, और मिट्टी में ही बोएंगे, ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, हम उसे पानी डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं, मिनरल्स जाते हैं उसके अंदर, और भी कुछ मैन्योर या खाद वगैरह हम डालते हैं, सनलाइट उसे मिल रही होती है. सो धीरे धीरे प्लांट्स जो है एक सीड से वो सीडलिंग्स बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, नन्हे पौधे बनने शुरू हो जाएंगे, देन उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर अपने फुल ग्रोथ में आएगा. डिपेंड करता है कि वो ट्री है, शर्ब है या हर्ब है. सो यही इस तरह से सिस्टम रहता है कि हम आम तौर पर, अब हवा पे तो कोई पौधे नहीं उगाता, ठीक है, आम तौर पे हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लांटेशन करते हैं, पौधे उगाते हैं, जंगलों में उगाएं, अपने घर में उगाएं, पॉट्स में उगाएं, कहीं पे भी उगाएं, हम उसमें मिट्टी का उपयोग करते ही करते हैं. विद द सॉइल, कैसी सॉइल है, फर्टाइल है, क्लेई है, लोमी है, रेड सॉइल है, लेटराइट है, उस तरह से उस चीज की जिस जिस टाइप की मिट्टी होगी उस टाइप की उसमें पैदावारी होगी. सम सुटेबल सॉइल पे जिस एरिया में जैसे सॉइल होती है, अब हमारा आरसपुरा वाला एरिया ये चावलों के लिए फेमस एरिया है, तो हमारी मिट्टी उस टाइप की मिट्टी है, और हम वहाँ पे जितनी भी खेती बाड़ी करते हैं, और इट्स गुड एरिया, यहाँ पे अच्छा फसल होता है. बात सिर्फ चावलों की नहीं है, बात बाकी फसलों की भी है, अच्छी पैदावारी हो जाती है खेती बाड़ी के थ्रू. सो वही बात है कि हम हर चीज वहीं पे करते हैं, बट हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज है जो इस चीज से हटके है, ठीक है. इट इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन कि जिसमें मिट्टी ही नहीं यूज हो रही है, जिस टोटली सॉइलेस कल्चर. सो इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये देखा गया कि प्लांट्स जो हैं, अगर मतलब बिना हम सॉइल के उनको ग्रो कर रहे हैं, तो उनको ऐसा एक्सपेरिमेंट में उनको लिया गया कि हम सिर्फ वही एलिमेंट उस पर टेस्ट करेंगे जिसकी उससे ज़रूरत है, विच इज़ नीडेड फॉर देम. सो ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके देखा गया कि अगर जस्ट सपोज कि हमें पता है कि प्लांट में इस एलिमेंट्स की, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी. तो जस्ट देखा जाता है कि देखते हैं कि अगर हम इसकी एब्सेंस में रखते हैं तो क्या कंडीशंस हमें मिलती हैं, ठीक है. तो ऐसी कंडीशंस जो हैं प्लांट के लिए काफ़ी मीन्स की, सच कंडीशंस वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव जब प्लांट सॉइल में मतलब हमने देखे गए. सो इसी की नीड इसीलिए आई थी. मीन्स कि अगर हम देखते हैं कि मिनरल्स जो हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन जो हम प्लांट को मिल रहा है, उसको एक एक्सपेरिमेंटल मेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देखा गया कि अगर हम ये पता लगाएं कि ये प्लांट में कौन कौन सी एलिमेंट की कितनी कितनी डिमांड है, और कौन सा एलिमेंट उसे चाहिए ही चाहिए, जो एसेंशियल है, टोटली एसेंशियल है. तो प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट में करके देखा गया कि उस एलिमेंट को हम स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि वो कितना ज़रूरी है प्लांट के लिए, और ये तभी पॉसिबल था अगर वो एलिमेंट उसमें एब्सेंट हो. तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि उस एलिमेंट को एब्सेंट रखते हैं और बाकी देखते हैं कि उसका कितना योगदान है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. सो कुछ ऐसी कंडीशंस जब देखी गई, तो ऐसी कंडीशंस बहुत मुश्किल थी कि हमें पता लग सके कि प्लांट्स के लिए वो एलिमेंट या मिनरल कितना इम्पोर्टेंट है सॉइल में.
सो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट आया नियर अबाउट 19th सेंचुरी में। बहुत सारे रिसर्चर्स ने देखा कि उनको प्रॉब्लम मेनली कहाँ आ रही थी, रूट्स में। ठीक है, रूट्स में प्रॉब्लम आ रही थी जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा भरपूर है। उन्हें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है, जितने भी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मीन्स कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स है या मिनरल्स है वो सोल्यूशन की फॉर्म में है, वो उन्हें भरपूर मात्रा में मिल रहा है और उनकी जो रूट्स हैं वो उसमें डुबोई हुई हैं और उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक साल्ट्स ही हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे करके देखा गया, रिसर्चर्स ने देखा कि हम एक ऐसा ही मतलब एक इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम जितनी भी मतलब प्लांट्स हैं या प्लांटेशन करेंगे, हम कुछ इस तरह से करेंगे कि सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा और प्लांट्स की जो रूट्स होंगी, जो जड़ें होंगी, वो उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से भरपूर मात्रा में होंगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। इस तरह से ये टेक्निक वायरल होने लगी, इस तरह से ये टेक्निक मीन्स की मॉडिफिकेशंस में आई और आगे जाके इसमें जो प्लांट्स को ग्रो करने लगे, उनको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ही रखा गया विदाउट एनी सॉइल। और ये सब सिर्फ इसलिए था कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि एलिमेंट कितना एसेंशियल है एक प्लांट के लिए। सो इस तरह से करते करते ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि सॉइललेस कल्चर करते हैं, विदाउट सॉइल हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालकर ही प्लांट को ग्रो करवाते हैं। और इस सॉइललेस कल्चर से जो टेक्निक निकल के आई उसे कहा गया हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर एक क्या हुआ कि एक तरह से जब निकल कर आया, उभर कर आया, तो इसको काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड इसकी बहुत सारे आजकल ऐसे प्लांट्स हैं जो हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो किए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक साल्ट्स का ही सोल्यूशन है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है और सॉइल नहीं है उनमें। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की मात्रा चाहिए, इसमें लार्ज वॉल्यूम चाहिए न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की, और उनकी एवरेज उनकी रेशियो भी चाहिए ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कल्चर में मेंटेन रहे। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ही रहें, उनकी रेशियो, उनकी प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, क्या डिमांड कितनी होनी चाहिए, वो सब मेंटेन रहे और प्लांट्स ग्रो करते रहे। आज के टाइम पे जो हाइड्रोपोनिक्स है वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे टमाटो, कुकम्बर, कैनाबिस यानी कि भांग। कमर्शियली इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी है। कुछ ऐसे कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स कल्चर में क्या है कि प्लांट्स जो हैं किस तरह से सेटअप किया जाता है कि प्लांट्स को क्या है कि कुछ ऐसे सपोर्टिंग मटेरियल जैसे कि सैंड हो गई, ठीक है, रेत, ग्रेवल्स, छोटे छोटे कंकर, वर्मिक्यूलाइट, रॉक वूल, पॉलीयूथेरेन, एक्सपैंडेड क्ले, मतलब इस तरह के जो हैं तो इस तरह से उसमें ग्रे मतलब मिट्टी नहीं होगी, इस तरह से उनको ग्रो करवाया जाएगा। और कुछ इस तरह से होगा कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस भी होंगे। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को क्या किया जाएगा, इन्हीं सपोर्टिंग मटेरियल्स के थ्रू फ्लश आउट किया जाएगा और मतलब कि इस तरह से भेजा जाएगा इनको ताकि प्लांट को सपोर्ट मिलती रहे। और जो बाकी वाले जो ओल्ड सॉल्यूशंस हैं वो लीचिंग के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। ये आ गई एक फॉर्म कि हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकती है, वर्मिक्यूलाइट हो सकता है। दूसरी फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर में क्या किया जाता है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं उन्हें किसी भी ट्रो की मतलब एक ऐसे ट्रो सी मेंटेन की जाती है, उसके सरफेस पे रखा जाता है। ट्रो यानी कि कोई भी एक ऐसी ट्रे कर लीजिए या कुछ ऐसे स्लैब कर लीजिए जहाँ पे हम वो चीज़ रख सकते हैं। उसके बाद उस पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और जितना भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो उसकी थिन लेयर उस पे मतलब स्प्रेड की जाती है ट्रो के साथ ही। और फिर डिफरेंट टाइप, और उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से उस पे जितने भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो फ्लो कर जाते हैं। बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हैं। अगर हम सिंपल हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो आपके सामने ही है, ये प्लांट की ग्रोथ के सपोर्टिंग चैम्बर्स हैं, ये सपोर्ट है एंड ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है और ये प्लांट्स में जा रहा है, एयर बबल्स आर रिलीज। ये सिंपल हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन है। देन कुछ इस तरह से कि ये सॉल्यूशन पंप है, यहाँ से हम पंप करेंगे और इनलेट से प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचेगा और यहाँ से जितना भी ओल्ड वेस्ट मटेरियल है वो इसके थ्रू आउटलेट के थ्रू निकल जाएगा। तो ये एयर पंप इस तरह से, इन्हीं न्यूट्रिएंट रिकवरी चैम्बर है, यहाँ पे वापस रिकवरी भी होती है, फिर से वापस मतलब फ्लश आउट किया जाएगा। इस सिस्टम का नाम है न्यूट्रिएंट फिल्म सिस्टम। अब एरोपोनिक ग्रोथ सिस्टम में क्या है, ये न्यूट्रिएंट मिस्ट चैम्बर है, ठीक है, मतलब कि मिस्ट की फॉर्म में, जैसे होता है ना मिस्ट, आप समझते हैं कुछ धुंधला धुंधला सा,
धुंध टाइप, उसकी जैसे जैसे कुछ हवा में कुछ इस तरह से उस तरह से स्प्रे किया जाएगा, ये स्प्रेयर है। और ये न्यूट्रॉन सॉल्यूशन है। न्यूट्रॉन सॉल्यूशन स्प्रेयर में जाएगा, स्प्रेयर से स्प्रे करेगा मिस्ट की फॉर्म में, धुंध सा इस तरह धुंधा धुंधा से जाएगा, एयर बबल्स रिलीज किए जाएंगे। और ये एब एंड फ्लो सिस्टम है, ये भी काफी फेमस है। ये एयर पंप का स्प्रेयर है। ये न्यूट्रॉन रिजर्वॉयर है, यहाँ से रिजर्वॉयर बनाया जाता है, यहाँ से एयर पंप से करके इनलेट के थ्रू ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल जा रहा है, देन लिक्विड फॉर्म में ही होगा, सोल्यूशन फॉर्म में ही होगा, देन उसके बाद आउटलेट के थ्रू से आएगा। सो ये एब एंड फ्लो सिस्टम है। बहुत सारी साल बाय साल फॉर्मुलेशंस के हिसाब से किया है कि हर साल कोई ना कोई टेक्निक मतलब आती ही है, और ये बहुत टाइम टू टाइम ये टेक्निक मतलब ओवर द इयर्स इसे अपनाया जा रहा है, न्यूट्रॉन सोल्यूशन के लिए है। जितने भी अर्ली कॉम्बिनेशंस थे इसके लिए, तो उसमें क्या होता था कि मतलब एक तरह से अगर हम बात करें कि सालों से जो रीत चली आ रही है, कि उसमें क्या था कि न्यूट्रॉन सॉल्यूशंस में जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम, कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम का बहुत क्री रोल रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन के सॉल्ट, यही सब मिक्सचर किया जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि न्यूट्रॉन सॉल्यूशन जो है और उनके जितने भी मतलब ये जितना भी जो न्यूट्रॉन सॉल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है, इन्हीं में क्या था कि जितने ये बस यही यही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है, प्लांट्स को बस यही ही चाहिए, मींस ऐसा माना जाता था। बट आज के टाइम पे और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट्स की, इन सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पे या इन्हीं न्यूट्रिएंट्स पे ही प्लांट्स डिपेंड नहीं है। और भी बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत है, और उनकी स्पेसिफिक रेशियो बनी हुई है कि कितने प्रपोर्शन में क्या चाहिए, कितने यूनिट्स में चाहिए, कितने मतलब कितने 100 ppm में चाहिए, 1000 ppm में चाहिए, कितने में चाहिए, तो उनकी पर्टिकुलर यूनिट्स भी बनी हुई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, जो वैसे भी हमारे चैप्टर का भी नाम है, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल क्या है? कोई भी ऐसा सबस्टेंस, एनी एलिमेंट जो क्या होता है कि रूट्स बाहर से लेती हैं, ठीक है। और वो मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारी अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो ऊपर सरफेस है ना अर्थ की, इसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ये आपने अर्थ की लेयर में पढ़ा होगा, आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ इज नाउन एज अर्थ क्रस्ट। तो वहां पे जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू बाहर से लेते हैं अर्थ क्रस्ट पे, वो मिनरल कहलाते हैं। देन वी हैव न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? जितने भी सबस्टांसेस प्लांट्स को चाहिए एक्चुअली में, वो हमारे हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। नियर अबाउट 60 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जिनमें से कि 30 जो है वो हर एक प्लांट को चाहिए होते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। और उस 30 में से जो क्या है, जो 16 है, उन्हें हम पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये तो प्लांट को चाहिए ही चाहिए होते हैं। क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी का, कि मिनरल न्यूट्रिशन की क्या क्राइटेरिया है कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है या कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है। ये क्राइटेरिया या क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी एडनॉन एंड स्टाउट ने दिया था 1931 में। और उस क्राइटेरिया में ये कहते हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन क्राइटेरिया, कौन सा मिनरल एसेंशियल है, ये एसेंशियल मिनरल प्लांट्स के कौन से हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट या मिनरल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, उसके डेली प्रोसेस में, फिर चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, ओके, सो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसेंशियल एलिमेंट। अगर वो इररिप्लेसेबल है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे कोई और भी एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता, वो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है, हमें आयरन ही चाहिए, ठीक है ना। और आयरन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो है कि इट इज कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन, और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। सो आयरन के अलावा और कोई एलिमेंट सूट नहीं करता। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि प्लांट अपनी लाइफ साइकिल उस मिनरल एलिमेंट के बिना कंप्लीट ही नहीं कर सकता। ओके, सो अब समझते हैं कि मिनरल के टाइप्स। मिनरल के दो टाइप्स हैं, एक है मैक्रो एलिमेंट और दूसरा है माइक्रो एलिमेंट। आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने नंबरिंग मेंशन नहीं की है। मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं
वो 1000 ppm की रेशियो में चाहिए होते हैं या उससे ज़्यादा चाहिए होते हैं, मीन्स कम नहीं होनी चाहिए ये रेशियो। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। ये सबसे छोटी यूनिट्स है जिस तरह से हम कोई भी चीज़ किसी में ऐड ऑन करते हैं। इनमें मैक्रो एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? कार्बन, ये सिंबल्स लिखे हुए हैं CHON PKS, ये आप केमिस्ट्री में सिंबल्स पढ़ते भी हैं। C stands for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, N for nitrogen, P for phosphorus, K for potassium, S for sulfur, Ca for calcium, Fe for iron and Mg for magnesium. देन वी हैव माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स में क्या है? जो 100 ppm से भी, मतलब उनकी रेशियो 100 से भी कम होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आते हैं कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। एमओ स्टैंड्स फॉर मोलिब्डेनम। दो ऐसे न्यूट्रॉन्स हैं जो कि एक अलग क्राइटेरिया है उनका, जो 1000 और 100 इन दोनों की कंसंट्रेशन के बीच में मौजूद होते हैं, और वो है आपका निकल एंड सिलिकॉन। Ni stands for nickel and Si stands for silicon. इप्स्टन एंड बार ने 1972 में एक ऐसी क्लासिफिकेशन दी थी जो कि फिजियोलॉजिकल वे से भी वैलिड है, कि प्लांट्स में किस एलिमेंट का कितना रोल है, वो कितना एसेंशियल है, और वो क्या परफॉर्म करता है फंक्शंस। और एक क्लासिफिकेशन को इस तरह से किया गया था कि कौन सा एलिमेंट किस पार्ट के लिए चाहिए और वो कितना एसेंशियल है, तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो न्यूट्रेंट जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स हैं, जितने भी जो न्यूट्रॉन्स कार्बन कंपाउंड के बने हुए हैं, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, तो उनका क्या रहता है कि वो नाइट्रोजन एंड सल्फर जो हैं ये कार्बन कंपाउंड्स के पार्ट हैं, मीन उनके साथ एसोसिएशन बनाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, अमाइड्स में प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। सल्फर जो है वो अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट है, जैसे कि सिस्टीन, मिथियोनिन, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये लाइपोइक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। कोएंजाइम ए में प्रेजेंट है, थायमीन में प्रेजेंट है, ग्लूटाथायोन में प्रेजेंट है और बायोटिन में प्रेजेंट है। ग्रुप 2 में एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि एनर्जी स्टोरेज में काम करेंगे या फिर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में काम करेंगे। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे या एनर्जी स्टोरिंग होंगे। सबसे पहले उसमें आता है फॉस्फोरस, इट्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर। हमारी बोन्स में कैल्शियम के बाद फॉस्फोरस आता है। डीएनए को स्ट्रक्चरल कौन प्रोवाइड करता है? फॉस्फोरस होते हैं उसमें। जैसे हम एटीपी एडीपी पढ़ते हैं, तो एटीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है। सो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ शुगर फॉस्फेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोरस का कितना ही रोल है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हर एक सेल के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, फाइटिक एसिड एक्सेट्रा। देन वी हैव सिलिकॉन। सिलिकॉन आप सबको पता है एक तरह से सेमीकंडक्टर है, इसका भी बहुत यूज़ है अलॉयज़ में, ठीक है। सो ये अमॉर्फस सिलिका फॉर्म में रहता है सेल वॉल में, प्लांट्स में, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है। ये सेल वॉल में कंट्रीब्यूट करेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा, जैसे कि रिजिडिटी, सेल रिजिड होते हैं ना, सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है, फिक्स्ड होती है। बोरॉन, बोरॉन क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस बनाता है मैनिटोल के साथ, मैनन के साथ, पॉलीमेनोरिक एसिड के साथ, और बहुत सारे सेल वॉल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही है ना, फंगल सेल वॉल में भी प्रेजेंट रहते हैं। सो उनके साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इन्वॉल्व रहता है और सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। थर्ड ग्रुप में क्या है? न्यूट्रॉन्स जो कि आयनिक फॉर्म में रहते हैं, आयंस चार्ज फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। वो कटायन भी हो सकते हैं या फिर एनायन भी हो सकते हैं, चार्ज स्पीशीज़। पोटेशियम जो कि आयन फॉर्म में रहता है और एज ए को फैक्टर चाहिए होता है। 40 एंजाइम्स के लिए पोटेशियम एज ए को फैक्टर काम करता है, इवन 40 से भी ज़्यादा। और सेल की जितनी भी टर्गर पोटेंशियल है उसमें सेल टर्गर को मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम जो है वो मिडल लैमेले का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और एज अ को फैक्टर बहुत सारी एंजाइम्स के लिए चाहिए होता है ताकि हाइड्रोलिसिस हो सके एटीपी की,
ठीक है। और एटीपी के हाइड्रोलिसिस के लिए भी एज ए सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है और सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम जो है वो बहुत सारी एंजाइम्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैग्नीशियम जो है सेंटर में प्रेजेंट रहता है पायरोल रिंग के क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में। क्लोरीन इज़ अ गैस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होती है उसमें प्रेजेंट रहता है। जिंक जिंक इज़ अ पॉजिटिव आयन कैटायन, और ये वो नियर अबाउट 3000 प्रोटीन से भी ज़्यादा, जितनी भी प्लांट्स में 3000 प्रोटीन से भी ज़्यादा उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है। सोडियम इज़ ए नॉन मेटल एंड ये कि रीजनरेशन फॉस्फेनिल पायरुवेट की रीजनरेशन में प्रेजेंट रहता है। C4 एंड कैम्प। सब्स्टिट्यूट ऑफ पोटेशियम इन सब ग्रुप। कई बार क्या होता है कि पोटेशियम की जगह सोडियम को भी लिया जाता है, सो एज सब्स्टिट्यूट काम करता है। ग्रुप 4 में आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में काम करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स आपको पता ही होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली काम करती हैं, लाइक रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो एडअप होती है, और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन एडअप होगा। सो उनमें आयरन है। आयरन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम्स, ओके, जो कि रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, NO2 की फिक्सेशन, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। मैग्नीज किस लिए चाहिए होता है? डिहाइड्रोजनेसिस, डीकार्बोलेसिस, काइनेसिस क्या करती हैं? फॉस्फेट ग्रुप ऐड करती हैं। ऑक्सीडेसिस, परऑक्सीडेसिस, ये जितने भी एंजाइम्स का नाम लिया है उनको मेंटेन करने के लिए उनका एज ए को फैक्टर कौन काम करता है? मैंगनीज वैसे भी एज ए को फैक्टर काम करता है। तो इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। कॉपर, ठीक है, कॉपर का क्या रहता है? ये मेनली एस्कॉर्बिक एसिड का कंपोनेंट रहता है। ऑक्सीडेजिस, टायरोनेसिस, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, यूरिकेज, फिनाइलेज, लैकेज, ठीक है। सो इन सब की एंजाइम्स जो है, यूरिकेज क्या होती है कि यूरिया डिग्रेडेशन एंजाइम होती है। सो इन सब एंजाइम्स का एज अ कंपोनेंट कौन होता है? कॉपर। निकल द टाइप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये एलॉय बनाने के काम भी आता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ये यूरिएज का कॉन्स्टिट्यूएंट है और हाइड्रोजनेसिस का कॉन्स्टिट्यूएंट है। मॉलिबेडनम, जिसे हम MO के शॉर्ट सिंबल में लिखते हैं, ये नाइट्रोजनेसिस, जो कि नाइट्रोजन के नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये एंजाइम यूज़ होती हैं, नाइट्रेट रिडक्टेसिस में। सो इनमें इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मॉलिबेडनम रहता है। ये फोटोसिंथेसिस के बारे में है, ये आपको पेन डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर क्लियरिंग, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात है, किस तरह से कौन कौन सी वेव्स प्रेजेंट रहती हैं और कैसे होता है। सो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस समझते हैं। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू जो हम कार्बन बोलते हैं ना, कार्बन एलिमेंट के बारे में हम सुनते हैं, जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस है। हमारी बॉडी भी जो है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन, क्योंकि हर एक सेल, मॉलिक्यूल, उसमें क्या है कि CHO कार्बन कंपाउंड्स बने हुए हैं, हम खुद कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। सो वो किस तरह इस एटमॉस्फेयर में, इस लिविंग वर्ल्ड में जिस तरह कार्बन एंटर करी है शुरू से ही, वो सिर्फ़ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही है। सिर्फ एक ऐसा सिंगल फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू इस दुनिया में, इस धरती में कार्बन एंटर करी है, ठीक है। सो लाइफ डिपेंड करती है कार्बन कंपाउंड्स पे, कार्बन पे। और कार्बन जो है सिर्फ एक ऐसा सिंगल मात्र ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू कार्बन इस लिविंग वर्ल्ड में एंटर करी है। देन वी हैव जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे CO2 हो गया, कुछ भी हो गया,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय इल्यूमिनेटिंग ग्रीन सेल्स, ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन बीइंग बाय द बाय प्रोडक्ट। सो फोटोसिंथेसिस यही है कि इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनेंगे CO2 और वाटर से, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, वाटर और ऑक्सीजन जो है वो बीइंग बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे। सो C6CO2 CH2O लाइट या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिक ग्लूकोज है, जो मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी सेल्स का, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, वो बनता है। देन ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो क्योंकि सोर्स जो है वो कार्बन ऑक्सीजन का जो लिबरेशन का सोर्स है कि ऑक्सीजन किस तरह से रिलीज़ होती है, उसका रिलीज़ होना वाटर के हाइड्रोलिसिस पे डिपेंड करता है। सो रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों ही रिएक्शंस जो हैं वो ठीक हैं। सो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली वाटर की लिबरेशन से ही होती है, हाइड्रोलिसिस वो वाटर से ही होगी। ये भी एक की पॉइंट बन जाता है कि ऑक्सीजन किस तरह बाय प्रोडक्ट बन के आती है, इट इज़ रिलीज बाय द वाटर। सो एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। एट द टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ऑक्सीजन भी हो रही है, और रिडक्शन ऐड ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, कि जिसमें वो जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वाटर में क्या है कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड CO2 इज़ रिड्यूस्ड। CO2 इज़ रिड्यूस्ड मतलब CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड बन रहा है। आई होप आप सबको ये पता होगी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है। सो CO2 इज़ रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट लेवल। CO2 में क्या है कि H की एडिशन हो जाती है, सो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और वाटर और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट्स की तरह रिलीज़ किए जाते हैं। और लिबरेटेड ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो वाटर ही है। सो रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट लेवल, इस चीज़ के लिए क्या चाहिए हमें, बहुत सारी एसिमिलेटरी पार्ट्स चाहिए। एसिमिलेटरी पार्ट्स कौन सी पार्ट होती हैं, जो एसिमिलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, उस चीज़ को मीन्स कि जैसे जो भी एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, अब उसे हम एसिमिलेट कैसे करें, ठीक है, उसे एक तरह से एसिमिलेशन का मतलब आप शायद समझते होंगे कि हम उसे कैसे एसिमिलेट करें, हम उसे कैसे कंजर्व करें, उस ऑक्सीजन को या उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज़ करें। सो वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं ATP एंड NADPH हाइड्रोजन आयंस, इनकी फॉर्म में वो एनर्जी जो है एसिमिलेट होती है। ये एसिमिलेटरी पार्ट्स हैं। ATP इज़ नाउन एज एनर्जी करेंसी। हम जितनी भी एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है, यूज़ करते हैं, हम ATP के फॉर्म में ही करते हैं। सो CO2 की जो रिडक्शन है वो डार्क फेस में होती है, अकर्स इन डार्क, बट जो एसिमिलेटरी पार्ट्स जो बनती है ना ATP एंड NADP, ये लाइट डिपेंडेंट फेस में बनेंगी, और जितने भी बाकी अदर लाइट डिपेंडेंट फेस हैं उसमें। अब इसके लिए हमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी चाहिए होती हैं। अब फोटोसिंथेसिस करवानी है तो लाइट या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में चाहिए होती है ना। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, वो क्या है, क्लोरोफिल ही है। that provide green colors to the plants is known as chlorophyll. Chlorophyll is a pigment, एक मॉलिक्यूल है, सो उसके भी आगे टाइप्स हैं, लाइक क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C। सो अगर हम क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो डिस्क्राइब्ड की गई हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल का चाहे क्लोरोफिल A हो, क्लोरोफिल B हो, बैक्टीरियोफिल B हो, वो उनका स्ट्रक्चर जो वेल नोन है, ठीक है, अब तक उनके बारे में पूरी रिसर्च हो चुकी है। हाँ, हालांकि जो क्लोरोफिल C, D और E है, और क्लोरोबियम और क्लोरोफिल 650 एंड 660 है, इनका भी स्ट्रक्चर पता चल चुका है और इन्हें भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरोफिल A जो है, ये काफ़ी कॉमन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट यही नीड होती है, तो क्लोरोफिल की बात करें। सो एक सिंपल अगर हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करें तो एक टिपिकल पॉरीफिरिन स्ट्रक्चर रहता है। पॉरीफिरिन मीन्स की पायरोल रिंग, ठीक है, एक ऐसा अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे।
जब उसका डेरिवेटिव है पोरिफेरिन। सो एक ऐसा टेट्रापायरोलिक सा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जो एक पायरोल रिंग है वो पार्शली रिड्यूस्ड रहती है। पायरोल इज ए अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, और नॉन आयनिक जो मैग्नीशियम है वो बिल्कुल मतलब सेंटर में प्रेजेंट है, और 2 कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू वो कनेक्टेड है। ओके, तो इस 4 पायरोलिक रिंग्स के अलावा एक 5th आइसोसाइक्लिक रिंग रहती है, वो भी प्रेजेंट रहती है। जितने भी दोनों एसिड चेन्स हैं वो एस्टेरिफाइड है, मीन्स एस्टर्स प्रेजेंट है उनमें। एक मिथाइल एस्टर है और दूसरा क्या है, फिनाइल एस्टर है। मिथाइल एस्टर मीन्स मीथेन, फिनाइल एस्टर मीन्स फिनोल वाला, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एक लॉन्ग चेन फाइटोल रिंग वो भी प्रेजेंट रहती है, और एक फ्लैट पॉरीफेरन हेड है, लॉन्ग टेन मतलब फ्लैट फाइटोल रिंग टेल है। इस मॉलिक्यूल को एक ऐसा मतलब अपीयरेंस देती है जिसे एक स्पैचुला की अपीयरेंस देती है। स्पैचुला मीन्स स्पून, ठीक है, स्पून टाइप स्ट्रक्चर जो होते हैं हम लैब्स में यूज़ करते हैं उस तरह से स्ट्रक्चर देती है। क्लोरोफिल बी जो है वो भी टोटली सेम है, एज इट इज़ है क्लोरोफिल ए की तरह। ये हम क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो मिथाइल ग्रुप जो है CH3, ठीक है, वो 3 पोजीशन के जो सेकंड पायरोल रिंग है उसकी 3 पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल जो है उसमें CHO यानी कि फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये देखो, ये Mg जो है वो सेंटर में है, 2 एस्टेरिफाइड रिंग्स हैं और 2 मिथाइल एस्टर वाली रिंग्स हैं। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है 655H72O5NH4 Mg, ठीक है। ये जो पूरा हेड है ये पॉरीफेरन रिंग है, एक रिड्यूस्ड पॉरीफेरन रिंग है। पॉरीफेरन क्या है, पायरोल का डेरिवेटिव है। पायरोल क्या है, अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ये पॉरीफेरन हेड है और ये फाइटोल टेल है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर टोटली सेम है। फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, जैसे क्लोरोफिल ए का यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है रेड पेन से, ये CH3 प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए में, तो क्लोरोफिल जो बी होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पे CHO प्रेजेंट होगा, बस फ़र्क इतना ही होगा। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आ गई हो। आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं, कल इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।